हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं नवंबर 2022 का आरटीपी टैक्स का, है ना। और इसमें हम लोग इनकम टैक्स वाइंड अप करने वाले हैं अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर। आप लोगों को सर इनकम टैक्स का आरटीपी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोविजंस को रिकॉल कराते हुए करवा दिया जाएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जीएसटी का आरटीपी कर रहे होंगे। आप सभी दोस्तों से एक गुजारिश है कि सर इस वीडियो पे कम से कम दोस्तों 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग वो लाइक टारगेट जल्दी से अचीव करवा देंगे। तो 2 सेकंड का 3 सेकंड का टाइम डाल के एक बार जल्दी से लाइक कर दो ना। 1 2 3 कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। एंजॉय करिए वीडियो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसको। एंड आपसे मिलते हैं आगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आरटीपी नवंबर 2022। ठीक है, नवंबर 2022 की आरटीपी स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोग ने प्यार दिया और आप लोगों ने चाहा तो हम लोग मई 22 का भी आरटीपी आप लोग के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए नवंबर 22 के सबसे पहले एमसीक्यूज पे चलते हैं और केस बेस्ड वाला एमसीक्यू उठाते हैं। बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है। हाईटेक लिमिटेड एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर सक्शर, a resident individual, on 25th June 2019, as per which Mr. Sakshar agrees to transfer a plot of land measuring 12 acres in New Delhi to Hitech Limited. Mr. Sakshar purchased such land on 14th July 2017 for rupees 80,50,000. Hitech Limited has planned to develop high-rise society of 250 flats on such land. In consideration, Hitech Limited paid a part of consideration rupees 1 crore to Sakshar on the date of agreement and would provide 3 flats in the society to him as a final settlement. यानी कि ये केस सिनेरियो जो है बेटा वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है सर? ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, जहां पर एक असेसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है और दूसरा असेसी उसके ऊपर क्या करने वाला है, दूसरा असेसी उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाला है। तो अब यहां पर हमारे सक्शर साहब को जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। 1 करोड़ रुपए का उसे मनी कंसिडरेशन मिल रहा है और 3 फ्लैट उसको प्रोवाइड करे जा रहे हैं एज अ फाइनल सेटलमेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनती है सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनती है जो आपको मनी कंसिडरेशन मिली है वो, प्लस आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो आपको शेयर मिला है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेते हैं बेटा, याद है कुछ? सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं जिस दिन हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होता है उस दिन की। ठीक है, तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है सोसाइटी का इशू हुआ है 10 अगस्त 21 को और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन थी ईच फ्लैट की 2,51,00,000 की। और आपको 3 फ्लैट मिले हैं, एक फ्लैट का एसडीवी 2,51,00,000 है। यानी कि सक्शर साहब के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? सक्शर साहब के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी सर? 1 करोड़ रुपए का तो लैंड मिल गया, 1 करोड़ रुपए का तो मनी कंसिडरेशन मिल गया, प्लस 2,51,00,000 के 3 फ्लैट मिल गए। 2,51,00,000 के हमें 3 फ्लैट मिल गए। कितना होता है बेटा? 2,51,00,000 इंटू 3, 7,53,00,000 प्लस 1 करोड़। तो टोटल कंसिडरेशन हो गया 8.53 करोड़। ठीक है, 8.53 करोड़। अब सर याद करो, टैक्सेबिलिटी के लिए आपको क्या बताया था? हमने जिस दिन एग्रीमेंट किया हमने लैंड का पोजीशन 25/6/19 को दे दिया। लैंड का पोजीशन हमने 25/6/19 को दे दिया, लेकिन हमें 3 फ्लैट्स का जो कंसिडरेशन है वो कब मिला?
वो हमें 21-22 में मिला। मतलब हमने पोजीशन ट्रांसफर कर दिया है 19-20 में, पोजीशन हमने ट्रांसफर कर दिया है 19-20 में, लेकिन हमें कंसीडरेशन कब रिसीव हुई है? कंसीडरेशन हमें रिसीव हुई है 2021-22 में। तो क्लियरली लिखा था कि टैक्सेबिलिटी जो आएगी, टैक्सेबिलिटी जो आएगी वो 21-22 में आएगी, लेकिन ट्रांसफर जो माना जाएगा, ट्रांसफर जो माना जाएगा वो 19-20 में ही मान लिया जाएगा। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से समझिए, हमने ये लैंड खरीदा था 14 जुलाई 2017 को, और हमने लैंड का पोजीशन 25 जून 19 को ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब हमने लैंड कब तक होल्ड किया राजा बेटा? हमने लैंड कब तक होल्ड किया? सर लैंड का पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से कम है, और लैंड का अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से कम का है तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लेकर आएगा। ठीक है, तो लॉस तो आने का कोई सवाल बनता नहीं है, गेन ही निकल कर आएगा। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? सब्सिक्वेंटली 31 अगस्त 21 को सक्षर ने 2 फ्लैट सोसाइटी के बेच दिए केविन को। ठीक है भाई, सक्षर ने 2 फ्लैट सोसाइटी के केविन को बेच दिए फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ 2 करोड़ 70 लाख, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फ्लैट की 2 करोड़ 98 लाख की थी। सेक्शन 50C, सेक्शन 50C कहता है कि सर अगर सेल्स कंसीडरेशन का 110%, सेल्स कंसीडरेशन का अगर 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, अगर सेल्स कंसीडरेशन का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो उस केस में राजा बेटा क्या होगा? उस केस में आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बन जाएगी सेक्शन 50C के अंदर। ठीक है, सेक्शन 50C के मुताबिक आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो होगी वो 2 करोड़ 98 लाख की बन जाएगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सक्षर ने फ्लैट बेचे हैं, तो सक्षर के हाथ में क्या निकलने वाला है? सक्षर के हाथ में कैपिटल गेन निकलने वाला है। ठीक है जी, केविन ने फ्लैट खरीदा है, तो केविन के ऊपर भी तो कुछ प्रोविजन पड़े थे हम लोगों ने, केविन के लिए भी तो कुछ प्रोविजंस पड़े थे। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिलती है तो आपके पास अदर सोर्स में गिफ्ट का प्रोविजन ट्रिगर हो जाता है, जो कि कहता है कि अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर कम है और जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा का है, तो उस केस में गिफ्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो डिफरेंस तो भाई काफी है, डिफरेंस तो 28 लाख रुपए का है, और जो 110% है ऑफ कंसिडरेशन और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसमें भी फर्क आ रहा है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है 110% ऑफ कंसिडरेशन से, तो सक्षर साहब के हाथ में कैपिटल गेन 298 के हिसाब से निकाला जाएगा और केविन साहब के हाथ में अदर सोर्सेस में गिफ्ट निकल कर आ जाएगा। केविन के पास सैलरी इनकम भी है, बहुत अच्छी बात है। आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ लैंड, लैंड से जो हमको प्रोसीड्स मिली हैं उसको सक्षर ने एक घर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया है 47 लाख रुपीस के, एंड ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस। जरा सोच के बताओ, सोच के बताओ, कैपिटल गेन के अंदर ऐसी कोई एग्जेम्पशन है कि हम लैंड बेच के घर खरीद लें तो हमें एग्जेम्पशन मिल जाए? क्या कैपिटल गेन में ऐसी कोई एग्जेम्पशन है जो ये कहती हो कि तुम लैंड बेच के घर खरीदते हो तो तुम्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगी? रोहन कह रहा है सर सेक्शन 54F है, लेकिन 54F में एक बात लिखी हुई थी, सेक्शन 54F में एक बात लिखी हुई थी कि वो कौन सा कैपिटल एसेट होना चाहिए जो आपने ट्रांसफर किया है, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यहां पर जो आपने ट्रांसफर किया है लैंड, वो लैंड कैसा है? वो लैंड कैसा है? शॉर्ट टर्म है, यानी कि आपको सेक्शन 54F में इस 47 लाख का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा। अगर ये शॉर्ट टर्म की जगह लैंड लॉन्ग टर्म होता, अगर ये लैंड शॉर्ट टर्म की जगह पर लॉन्ग टर्म होता तो फिर हमें यहां पर 54F में एग्जेम्पशन मिल रही होती। ठीक है, अब ये घर खरीदने के लिए हमने 35 लाख रुपीस का लोन लिया है जो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का 80% है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होगी सर? 35 लाख का 80% से डिवाइड करा दो, 35 लाख को 80% से डिवाइड कराया
हमारे पास निकल कर आ गया 43,75,000। याद करो तुमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 80EE। 80EE में क्या लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी घर नहीं है और तुम अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपीस तक का घर खरीदते हो और उसके लिए तुम्हें लोन दिया जाता है, तो बाबू उस पे जो भी इंटरेस्ट तुम पे करोगे उसका तुम डिडक्शन क्लेम कर पाओगे अप टू 1,50,000, अप टू 1,50,000। तो हमने जो ये 35 लाख रुपए का लोन लिया है, इस पे जो हम ब्याज देंगे उस ब्याज का हमें डिडक्शन मिलेगा 80EE में। हमने एसबीआई से लोन लिया है, लोन सैंक्शन और डिसबर्स हुआ है 1 जुलाई 21 को, ब्याज है 12% का। ही डज नॉट ओन एनी अदर रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लोन, ठीक है। और ये इस घर को सेल्फ ऑक्यूपाई करने वाला है। तो राजा बेटा जल्दी से मुझे ये बताओ 35 लाख पे ब्याज कितना आएगा? 35 लाख पे ब्याज कितना आएगा? सर 35 लाख पे अगर आप ब्याज लगाओगे, 12% पूरे साल का है, हमें ब्याज लगेगा जुलाई से, हमें ब्याज लगेगा जुलाई से, 9 महीने का आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 35 लाख का 12% 9 महीने के लिए होता है 3,15,000। इस 3,15,000 में से हम 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे अंडर सेक्शन 24B और बचे हुए 1,15,000 रुपए का डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे 80EE के अंदर। राजा बेटा कोई दिक्कत? राजा बेटा कोई दिक्कत? मिस्टर केविन और मिस्टर सक्शर दोनों 115BAC ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्सेस दिए हुए हैं, राम जाने क्यों दिए हुए हैं, हमें इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, What would be the tax, if any, required to be deducted by the Hitech Limited in respect of agreement entered into with Mr. Sakshar? तो हम लोगों ने TDS में पढ़ा था कि अगर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है और हम किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें उस पेमेंट पे 10% का TDS काटना होता है। तो हाईटेक ने 1 करोड़ रुपए का मनी कंसिडरेशन दिया था, हाईटेक ने 1 करोड़ रुपए का मनी कंसिडरेशन दिया था, इस पे 10% का टीडीएस कटेगा राजा बेटा, यानी कि 10 लाख रुपए का आपको टीडीएस इसके अंदर क्या करके चलना है, काट के चलना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो ऑप्शन ए है वो आपका इसका सही आंसर होगा कि हाईटेक लिमिटेड जब 1 करोड़ रुपए की पेमेंट करेगा सक्शर को तो उसमें से 10% का टीडीएस काट लेगा। What would be the capital gain in the hands of Sakshar in respect of the agreement entered into with Hitech Limited and in which year it would be taxable? तो टैक्सेबिलिटी कौन से ईयर में आएगी? जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, टैक्सेबिलिटी 21-22 में निकल कर आएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने अभी अभी फाइंड किया था कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 8 करोड़ 53 लाख की है, 8 करोड़ 53 लाख रुपीस की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। क्या हमने कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस बियर करे हैं? नहीं सर, कोई भी ट्रांसफर के एक्सपेंसेस नहीं है। आपके पास नेट कंसिडरेशन 8 करोड़ 53 लाख का निकल कर आ जाएगा और इसमें से क्या आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे? द आंसर इज नो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके पास कितनी है राजा बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 80,50,000 रुपए की, 80,50,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप यहां पर माइनस कर दोगे, आपके पास गेन निकल कर आ जाएगा 8 करोड़ 53 लाख माइनस 80,50,000, आपके पास 7 करोड़ 72 लाख 50,000 का गेन निकल कर आएगा। और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सी, 7 करोड़ 72 लाख 50,000 और टैक्सेबिलिटी आएगी 2021-22 के अंदर। डिटरमाइन करना है कैपिटल गेन और लॉस इन द हैंड्स ऑफ सक्शर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ 2 फ्लैट्स टू मिस्टर केविन प्रीवियस ईयर 21-22 में। फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस MCQ, assume that no cash consideration was paid by Hitech Limited to Mr. सक्शर। कह रहा है कि ये मानो कि तुमको कोई भी कैश कंसिडरेशन नहीं मिली है, कोई भी कैश कंसिडरेशन तुमको नहीं मिली है। अगर हम ये एजम्पशन लेते हैं कि हमें कोई भी कैश कंसिडरेशन नहीं मिला है तो हमारी फ्लैट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? हमारे फ्लैट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी?
सर हमारे फ्लैट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एसडीवी ऑफ फ्लैट्स ऑन डेट ऑफ रिसीविंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस दिन की जो एसडीवी है वो हमारे लिए क्या बनेगी, इन फ्लैट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिंपल सी चीज है, तुमने लैंड ट्रांसफर करी है, लैंड ट्रांसफर करके तुम्हें 3 फ्लैट मिले हैं, प्लस तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिला है। तो क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के लिए ये भूल जाओ कि तुम्हें 1 करोड़ रुपया कैश में मिला है। मतलब ये मान के चलो कि तुमने लैंड ट्रांसफर करी है तो तुमको उसके लिए 3 फ्लैट्स मिले हैं। अब ध्यान से समझना है, ये जो 3 फ्लैट मिले हैं इनकी जो एसडीवी है उसके 2 काम होंगे। ये एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बनेगी लैंड के लिए जो तुमने लैंड ट्रांसफर करी है, और यही एसडीवी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी बनेगी फ्लैट के लिए कि कल को ये फ्लैट बेचे जाएंगे तो हम इसी एसडीवी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाकर चलेंगे। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, हमने केविन को जब फ्लैट बेचे हैं तो वहां पर सेक्शन 50C लगा है और सेक्शन 50C के मुताबिक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 करोड़ 98 लाख बनेगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 करोड़ 98 लाख बनेगी। 2 करोड़ 98 लाख एक फ्लैट की है, तो 2 फ्लैट की कितनी हो जाएगी, 5 करोड़ 96 लाख। इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर के खर्चे, सर जी वो तो है नहीं। 5 करोड़ 96 लाख बेटा लॉन्ग टर्म निकलेगा कि शॉर्ट टर्म निकलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, सर शॉर्ट टर्म निकलेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिला था अगस्त 21 में और आपने केविन को ये बेच दिए हैं 31 अगस्त 21 में, मतलब 20 दिन के अंदर अंदर आपने बेच दिए हैं। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म है। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला था उस दिन की एसडीवी 2 करोड़ 51 लाख थी, तो 2 फ्लैट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 फ्लैट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजा बेटा, 2 करोड़ 51 लाख इंटू 2, 5 करोड़ 2 लाख। आपके पास 94 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा। 94 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा। सर अगर ये लाइन ना लिखी होती, ये जो हमने लाइन हाईलाइट करी हुई है, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हमारे आंसर में क्या फर्क पड़ता, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हमारे आंसर में क्या फर्क पड़ता, तो आंसर में फर्क ये पड़ता, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो वही रहती, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कोई फर्क नहीं आता। ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपके पास है नहीं तो सर नेट कंसिडरेशन में भी कोई फर्क नहीं आता। फर्क कहां आता, फर्क आता कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है लैंड का, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती फ्लैट की। तो आपके पास लैंड का कंसिडरेशन 8 करोड़ 53 लाख है और ये 8 करोड़ 53 लाख 3 फ्लैट का है तो 2 फ्लैट की वैल्यू कितनी होगी, 8 करोड़ 53 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 5 करोड़ 68 लाख 66,667, 5 करोड़ 68 लाख 66,667। आपके पास गेन निकल कर आता 27 लाख 33,333। भावनाओं को समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर क्वेश्चन में ये लाइन ना लिखी होती कि भाई कैश कंसिडरेशन नहीं मिला है, अगर ये लाइन ना लिखी होती मतलब हम कैश कंसिडरेशन को भी कंसीडर करते, तो मुझे लैंड के बदले में 3 फ्लैट मिले हैं, तो जो लैंड की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वही इन 3 फ्लैट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी है,
आपको क्वेश्चन में बताना है केविन भाई साहब की टोटल इनकम कितनी होगी। केविन भाई साहब की टोटल इनकम कितनी होगी। तो क्वेश्चन में केविन भाई साहब को सैलरी कितनी मिलती है ये बताया गया है। क्वेश्चन में केविन साहब को सैलरी कितनी मिलती है ये बताया गया है। जरा सोच के बताओ, ये 30,50,000 इनकम अंडर द हेड सैलरी है। ये 30,50,000 क्या इनकम अंडर द हेड सैलरी है कि ये ग्रॉस सैलरी है, कि ये ग्रॉस सैलरी है। सर ये 30,50,000 रुपए ग्रॉस सैलरी है। दिस इज नॉट एन इनकम अंडर द हेड सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा। यानी कि केविन भाई साहब की सैलरी हेड में जो इनकम निकलेगी वो निकलेगी 30,50,000 माइनस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। यानी कि केविन साहब के पास 30 लाख रुपीस का सैलरी इनकम निकल कर आएगा। इसके अलावा इन्होंने सस्ते में संस्कार से क्या करे थे, 2 फ्लैट्स परचेज करे थे। सस्ते में इन्होंने 2 फ्लैट्स परचेज करे थे। वहां पर क्या होगा, वहां पर इनके हाथ में अदर सोर्स के अंदर गिफ्ट टैक्सेबल होगा। कितना गिफ्ट टैक्सेबल होगा सर? 2,98,00,000 वाली चीज हमने 2,70,00,000 में खरीद ली थी। एक फ्लैट में 28 लाख रुपए का फायदा हुआ था। टोटल हमने 2 फ्लैट खरीदे थे। यानी कि टोटल गेन हमारा कितने का हुआ था? टोटल गेन हमारा कितने का हुआ था? 56 लाख रुपीस का हुआ था। यानी कि टोटल इनकम हमारे पास कितनी निकल कर आएगी? टोटल इनकम हमारे पास कितनी निकल कर आएगी? 86 लाख। क्या केविन के लिए हमारे पास कोई डिडक्शंस अवेलेबल हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U? सर क्वेश्चन में ऐसा कोई भी जिक्र केविन के लिए तो नहीं है। यानी कि केविन की जो टोटल इनकम निकल कर आएगी वो कितने रुपए की निकल कर आएगी? 86 लाख की। ऑप्शन में है? ऑप्शन में है सर। पिछले वाले ऑप्शन में 94 लाख आ रहा था, इस वाले ऑप्शन में 86 लाख। हाँ जी, आगे बढ़े। आगे बढ़े। What would be the total deduction available? What would be the total deduction available under the relevant provisions of the Income Tax Act to Mr. Sakshar for the previous year 21-22 in respect of interest on loan taken from SBI? SBI से जो हमने लोन लिया है उस पे हमें डिडक्शन कितने का मिलेगा? तो हमने आपको बताया था कि टोटल जो इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है, 3,15,000 रुपए। ये 9 महीने का इंटरेस्ट है, जुलाई से लेकर आप लोग का मार्च तक का। 3,15 में से आप लोग को 2 लाख रुपए की डिडक्शन 24B में मिल जाएगी और बचे हुए 1,15,000 का डिडक्शन आपको 80EE के अंदर मिल जाएगा। यानी कि पूरा 3,15,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आंसर आपके पास निकल कर आएगा बी। अच्छा बेटा, अगर मान लो 3,15,000 की जगह अगर आपके पास 5,15,000 होता, 3,15,000 की जगह अगर आपके पास 5,15,000 होता, फैन चला, 5,15,000 होता तो आपका आंसर क्या होता? सर अगर 5,15,000 होता तो सर सबसे पहले तो 2 लाख रुपए का हम 24B में ले लेते। 80EE के अंदर हमें 1.5 लाख के ऊपर नहीं मिलता है तो हम 1.5 लाख रुपए यहां पर ले लेते और जो बैलेंस होता उसका हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रहा होता, वो हमारे पास लैप्स हो जाता। ठीक है, तब आपका आंसर 3,50,000 रुपीज निकल कर आ जाता। ठीक है जी, अगर 5,15 आ रहा होता तो आपका आंसर 3,50 हो जाता। दूसरी चीज, क्वेश्चन जब रीड करना तो इन डेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इनका ध्यान रखना। राइट, कई बार बच्चे भावुक होके क्या करते हैं, वो 35 लाख पे 12% निकाल देते, और 35 लाख पे अगर आप 12% निकालते हो, 35 लाख पे अगर आप 12% निकालते हो तो आपके पास 4,20,000 का इंटरेस्ट आता। फिर आप क्या कहते, फिर आप कहते कि सर 2,24B में दे दो, 1.5 लाख रुपया 80EE में दे दो, 3,50 होना चाहिए। और मजे की बात, इंस्टीट्यूट ने 3,50 भी आंसर दे रखा है। बच्चा टिक करके आता 3,50 और कहता कि मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा हरकतें करता है ऐसी, डेट्स बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। थोड़ा सा दिमाग को शांत करके डेट्स की तरफ ध्यान देते हुए क्वेश्चन को आगे लेके जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, राज, इनकी एज 65 साल की है, 65 ईयर्स की इनकी एज है, सैलरीड पर्सन है। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है अपने बड़े बेटे के नाम पे, मेजर सन के नाम पे, 1/11/14 को। इन्होंने सम एश्योर करवाया है 16 लाख रुपए का, और जो प्रीमियम दिया है वो दिया है 1,70,000 रुपए का। इन्होंने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है 10 लाख रुपए की अपने लिए और अपने वाइफ के लिए, जिसके लिए ये मेडिकल पॉलिसी 1/11/21 को ली है, और ये मेडिकल पॉलिसी 5 साल तक वैलिड है। 1/11/21 को ली है, 5 साल तक वैलिड है, मतलब 1/11/21 से 5 साल, मतलब कि 30 अक्टूबर 26 तक ये वैलिड है। ही हैज पेड वन टाइम प्रीमियम। वन टाइम प्रीमियम इन्होंने पे किया है 1,80,000 रुपए का। वन टाइम प्रीमियम इन्होंने पे किया है 1,80,000 रुपए का। व्हाट इज द टोटल डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23? डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो 80C में तो बड़ा आसान है सर। 80C में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है, जिसके लिए आपने 1,70,000 का प्रीमियम दिया है, लेकिन मैक्सिमम अलाउड ही कितना होता है? मैक्सिमम अलाउड होता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, और सम एश्योर्ड है आपके पास 16 लाख। 16 लाख का 10% होता है 1,60,000, तो आपको 170 नहीं मिलेगा, आपको 160 मिलेगा। लेकिन 80C में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डिडक्शन आपको जो मिलेगी वो 1.5 लाख की मिलेगी। तो दो मैक्सिमम लिमिट लगी, पहले लाइफ इंश्योरेंस का मैक्सिमम लगाया 160 पे लेकर आए, फिर इसके बाद हमने 80C का मैक्सिमम लगाया 150। ठीक है, तो 80C में मैक्सिमम आपको 1.5 लाख मिलेगी। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि 80D में कितनी मिलेगी। बच्चा गलती क्या कर सकता है, वो 180 को 5 से डिवाइड कर सकता है। वो 180 को जब 5 से डिवाइड करेगा तो आएगा उसके पास 36,000, और वो खुशी खुशी कहेगा कि 80D में 36,000 दे दो। सीनियर सिटीजन है, 50,000 तक ले सकता है, तो 36,000 इसको 80D में दे दो, और 1.5 लाख रुपए इसको 80C में दे दो, यानी कि 186 दे दो। और ऑप्शन में भी 186 दिख रहा है, लेकिन ये अप्रोच गलत है। आंसर 186 नहीं निकलेगा। आंसर 186 नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? आपका जो पॉलिसी है वो वैलिड है 5 सालों के लिए, लेकिन ये 5 साल 6 असेसमेंट ईयर को कवर कर रहे हैं। ये 5 साल 6 असेसमेंट ईयर को कवर कर रहे हैं। सर कैसे? बेटा 1/11/21 कौन से असेसमेंट ईयर में आता है? 21-22 में। और 30 अक्टूबर 26 कौन से असेसमेंट ईयर में आता है? 26-27 में। अगर आप 21-22 से 26-27 काउंट करेंगे तो कितने असेसमेंट ईयर निकल रहे हैं? 5 की 6? 21-22 से अगर आप 26-27 तक काउंट करते हैं तो कितने असेसमेंट ईयर निकल रहे हैं? 5 की 6? सर 6 असेसमेंट ईयर निकल रहे हैं। यानी आपने जो खर्चा किया है 1,80,000, ये 6 असेसमेंट ईयर में डिवाइड होना चाहिए। यानी 1,80,000 रुपए 6 असेसमेंट ईयर का है, तो एक असेसमेंट ईयर का 30,000 रुपए का खर्चा बनता है। तो 30,000 रुपीज आपको 80D में मिलेगा, और 150 आपको 80C में मिलेगा। टोटल बोले तो आपको कितना मिलेगा? टोटल आपको मिलेगा 1,80,000। आपका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा डी। ठीक है जी राजा बेटा, ओके रिपोर्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है सर, बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि करण भाई साहब ने कंप्लीट करा है अपना MBA 1 अप्रैल 2021 को। अप्रैल 21 को अपना MBA कंप्लीट करने के बाद वो XYZ लिमिटेड को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइनिंग होती है 1/5/21 से। ज्वाइनिंग होती है 1/5/21 से, यानी कि सैलरी इनकम अगर निकाली जाएगी तो सैलरी इनकम 11 महीने की निकलेगी, मई 21 से 31 मार्च 22 तक। इनको बेसिक मिलता है 2,25,000 पर मंथ। इनको 12% बेसिक सैलरी का DA मिलता है, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। मतलब DA रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। ये कंट्रीब्यूट करते हैं 11% ऑफिस पे एंड DA टुवर्ड्स द RPF,
और कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है सेम अमाउंट, मतलब 11% करंट डालता है और 11% XYZ लिमिटेड उसके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करती है। Accumulated interest on the provident fund as on 31st March 2022 is 49,325, 49,325 का इंटरेस्ट आया है। What would be the income chargeable to tax under the head salary of Mr. Karan for the assessment year 22-23 if he does not opt for the section 115 BAC? ठीक है, हमें बताना है कितना इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी इनकम पूछी गई है केवल, सैलरी इनकम पूछी गई है केवल। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी, सबसे पहले बेसिक सैलरी की बात करते हैं। 2,25,000 इंटू 12, 2,25,000 इंटू 12 होता है सर जी 27 लाख। 12 क्यों करा सर? 11 करो ना, अभी आप ही तो बोल रहे थे कि 11 महीने की मिलेगी, 11 महीने की लेंगे। 2,25,000 इंटू 11, 24,75,000। डीए ले लेंगे 24,75,000 का 12%, 12% डीए दे रहे हैं उसको, इंटू 0.12, 2,97,000, इतने का हमने उसको डीए दे दिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 11%। अलाउड कितना है? अलाउड कितना है? जल्दी से बताओ, अलाउड कितना है? 12%, तो 11% कर रहा है। क्या कुछ टैक्सेबल होगा? सर पीएफ के प्रोविजन पढ़े तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन परक्यूजिट में आपने हमको एक चीज पढ़ाई थी कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में या फिर नोटिफाइड पेंशन स्कीम में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर रहा होगा तो सर जितना भी एक्सेस है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और उस एक्सेस पे जो ब्याज आएगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो जरा चेक करो कि ये 11% की जो अमाउंट है वो कितनी होती है। ये 11% आप जमा कर रहे हो 24,75,000 का प्लस 2.97 लाख का, 24,75, ये होता है सर 3,04,920, ये होता है 3,04,920। यानी कि एम्प्लॉयर ने 750 के ऊपर कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो परक्यूजिट नहीं निकलेगा, और जब परक्यूजिट ही नहीं बन रहा तो उस पे इंटरेस्ट भी नहीं निकलेगा। 750 के ऊपर का कंट्रीब्यूशन होता तो वो ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल होता और उस कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आया है वो भी टैक्सेबल होता, लेकिन 750 के ऊपर तो गया ही नहीं। ठीक है सर, एक पॉइंट हमने और पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और अगर एम्प्लॉय ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया तो उस एक्सेस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया तो उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, केवल एम्प्लॉय ही प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये 2.5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला प्रोविजन याद है। हमारे केस में एम्प्लॉय 3,04,920 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अबव 250 कितना है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अबव 2.5 लाख कितना है सर? 54,920। इस 54,920 पे 54,920 पे जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट हमारा सैलरी का पार्ट हो जाएगा, वो हमारा इंटरेस्ट सैलरी का पार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 2.50 लाख, इन एक्सेस ऑफ 2.50 लाख। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने आपको बताया था कि 49,325 का इंटरेस्ट आया है। जरा सोच के बताओ, ये 49,325 का जो इंटरेस्ट है क्या ये केवल एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे है? क्या ये इंटरेस्ट केवल एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे? द आंसर इज नो। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं,
और दोनों कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 3,04,920। यानी कि आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आया है वो 3,04,920 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6,09,840 पे आया है। 6,09,840 पे आया है। तो एम्प्लॉय के 2.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन पे कितना इंटरेस्ट आया है भाई? इतना इंटरेस्ट आया है इस अमाउंट पे, इतना इंटरेस्ट आया है इस अमाउंट पे। तो जब हमने इसको यहां पे डाला तो हमको ये पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट 1 रुपए पे कितना आया है। और जब ये पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट 1 रुपए पे कितना आया है तो 54,920 पे कितना आया है पता लगा लेंगे। तो 49325 डिवाइडेड बाय 609,840 इंटू 54,920, ये आ रहा है 4,442। ये आ रहा है 4,442। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा था सर? क्वेश्चन ने आगे हमसे कहा था, क्वेश्चन ने आगे हमसे कहा था कि सर हमें सैलरी हेड में इनकम बतानी है, हमें सैलरी हेड में इनकम बतानी है और 115 बीएससी ऑप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल आएगी? ये आपके पास क्या निकल आएगी? ग्रॉस सैलरी निकल आएगी 24,75 297 प्लस 4,442। ग्रॉस सैलरी आ रही है 27,76 442। इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपीज की। आपके पास 27,26 442 की इनकम निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन में है क्या सर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, मिसेस काजल एक जनरल मैनेजर है मेसर्स गोल्ड लिमिटेड की और इनको तनख्वाह मिलती है 4,50,000 रुपए प्रति महीना। इनको तनख्वाह मिलती है 4,50,000 रुपए प्रति महीना। और इस सैलरी के अंदर द अबव सैलरी इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स ऑफ 50,000। तो इस 4,50,000 में 50,000 रुपए के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स हैं। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स क्या होते हैं सर? जैसे आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन, जैसे आपकी मोटर कार की फैसिलिटी, जैसे किसी मूवेबल असेट को यूज करने के लिए दिया हुआ है। ऑल दीज आर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, जिसमें पैसा नहीं मिलता, काइंड में चीजें मिलती हैं, काइंड में फैसिलिटी मिलती है। As per the terms of employment, as per the terms of employment, tax on non-monetary perquisite is to be borne by the gold limited. Employer जो है वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स देगा। अब अगर आपको ध्यान हो, सैलरी की पहली क्लास, पहला दिन, पहले मिनट में आप लोगों को एक चीज पढ़ाई जाती है, टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी में आपको बताया जाता है कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्सेस पे करता है तो वो टैक्सेस का पेमेंट परक्विजिट मान लिया जाता है और एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन इस बात का एक एक्सेप्शन है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन लिया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे अगर टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन लिया है तो वो फिर परक्विजिट नहीं बनता, फिर वो परक्विजिट नहीं बनता। समझना मेरी बात को। मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हारी सैलरी पे लेट सपोज 1,00,000 रुपए का टैक्स दे रहा हूं। तो अगर मैं तुम्हारी सैलरी पे 1,00,000 रुपए का टैक्स दे रहा हूं तो ये 1,00,000 रुपए तुम्हारे लिए परक्विजिट बन जाएंगे और तुम्हारी सैलरी में ऐड कर दिए जाएंगे। और जो 1,00,000 रुपए का टैक्स मैंने तुम्हारे बिहाफ पे किया है ये मेरे लिए वैलिड खर्चा होगा और एज पर सेक्शन नंबर 37 मैं इस खर्चे को अपने पीएल में डेबिट कर सकता हूं। लेकिन अब सपोज करो मैंने तुम्हारे नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे 50,000 रुपए का टैक्स दिया, मैंने तुम्हारे नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे 50,000 रुपए का टैक्स दिया, तो ये 50,000 रुपए का टैक्स तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट इनकम है, इसे परक्विजिट नहीं बनाते। और जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे मैंने टैक्स दिया है तुम्हारे बिहाफ पे, उसका मुझे कोई खर्चा भी नहीं मिलता, मैं उसे पीएल में डेबिट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया है तो एम्प्लॉय के लिए ये एग्जेम्प्ट इनकम होगी और एम्प्लॉयर को इसका कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा।
मिसेस काजल का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ इज 150, इसका हम 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। What would be the amount of tax to be deducted by Gold Limited from the salary of Kajal if she intimated that she wants to opt for the provision of section 115 BAC? अब अगर ये 115 BAC ऑप्ट कर रही हैं तो इनको 80C में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन्होंने पीपीएफ में जो 1.5 लाख रुपए जमा करे हैं उस 1.5 लाख रुपए का इन्हें कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होने वाला है, राइट। हमें यह बताना है कि गोल्ड भाई साहब को कितना टीडीएस काटना है। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि मैडम की सैलरी कितनी है। मैडम की सैलरी कितनी है? मैडम को 4,50,000 रुपए मिलता है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट मिला के। तो मैडम साल भर में 54 लाख रुपीस, मैडम साल भर में 54 लाख रुपीस बना लेती हैं। इसमें से मैडम को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपीस की, यानी कि मैडम के पास 53 लाख 50,000 रुपीस की टैक्सेबल सैलरी निकल कर आ जाएगी, या फिर कह लो कि यही इनके पास जीटीआई हो जाएगा, क्योंकि इनके पास और कोई इनकम तो है नहीं। अब क्योंकि मैडम 115 BAC ऑप्ट कर रही हैं तो 80C to 80U मैडम को डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। इनके पास 53,50,000 की टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। 53,50,000 रुपीस की टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। एवरीवन, यहां तक बातें क्लियर है भाई? एवरीवन, यहां तक बातें क्लियर है भाई? अब क्योंकि मैडम ने न्यू रिजाइम ऑप्ट किया है तो इनको क्या होने वाला है सर? इनके जो पहले 15 लाख हैं उस पे टैक्स कैसे जाएगा? पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 12,500, अगले 2.5 लाख पे 25,000, अगले 2.5 लाख पे 37,500, अगले 2.5 लाख पे 12,500, सॉरी 50,000, और अगले 2.5 लाख पे 62,500। अब अगर आप चेक करो तो 15 लाख हो चुके हैं। 2.5 + 2.5 5 + 2.5 7.5 + 2.5 10 + 2.5 12.5 + 2.5 15। तो पहले 15 लाख पे टैक्स कितना बन रहा है? 12,500 37,500 + 25,000 + 50,000 + 62,500, 157,500। 157,500। और जो बचे हुए आपके पास हैं 53,50,000 में से 15 लाख को माइनस कर दीजिए और रिमेनिंग फिगर पे आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। 5350 माइनस 15 लाख पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, 11,55,000। चेक कर लेना बेटा, इतना ही आ रहा है। 1,57,500 + 11,55, 13,12,500, 13,12,500। चेक कर लेना भाई, एक बारी चेक कर लेना। 450 था, 450 × 12 कर दिया, 54 लाख आ गया। डिडक्शन इनको कोई मिलेगा नहीं। एक गलती करी ना मैंने, हाँ एक गलती करी ना सर। न्यू रिजाइम पे है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो नहीं मिलेगी। न्यू रिजाइम पे है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो नहीं मिलेगी। न्यू रिजाइम में है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं लेगा ना, तभी मैं कह रहा था चेक करो। तुम लोग केवल और केवल कथा सुनने आते हो, केवल और केवल कथा सुनने आते हो। 54 लाख माइनस 15 लाख, ये 187,500 आ रहा है। 54 लाख माइनस 15 लाख, 54 लाख माइनस 15 लाख का 30%, 11,70,000 रुपए, 11,70,000 रुपए। और इधर 62,500 + 50 + 37,500 + 25,000 + 12,500, 187,500 + 11,70,000, 13,57,500। यहां तक बात ठीक है?
अब क्योंकि हमारी इनकम 50 लाख रुपए को एक्सीड कर रही थी तो इसमें 10% का सरचार्ज लग जाएगा, और 10% का सरचार्ज लगने के बाद 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लग जाएगा। तो 10% का पहले सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सब करने कराने के बाद आपके पास निकल कर आएगा 155,2980, 15,52,980। ये हमारे पास अभी सिर्फ क्या निकला है, टैक्स निकला है राजा बेटा। हमसे क्वेश्चन में मांगा क्या गया था कि एम्प्लॉयर कितना टीडीएस काटेगा, जरा सोच के बताना। अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे एम्प्लॉयर खुद से टैक्स दे रहा है, अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे एम्प्लॉयर खुद से टैक्स दे रहा है, तो क्या वो हमारा टीडीएस काटेगा? क्या वो हमारा टीडीएस काटेगा? अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे अगर वो हमारा टैक्स पे कर रहा है, तो क्या फिर वो हमारा टीडीएस काटेगा उस पे? द आंसर इज बिग नो। ध्यान से देखिएगा, 15,52,980 आपका टैक्स बनता है 54 लाख पे। 15,52,980 आपका टैक्स बनता है 54 लाख पे। ठीक है, ठीक है, 54 लाख पे। अब इस 54 लाख में 6 लाख रुपए नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है। इसमें 6 लाख रुपए नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है। 50,000 रुपए महीना इंटू 12, 6 लाख रुपए का आपके पास क्या है राजा बेटा? 6 लाख रुपए का आपके पास नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है जिसपे टैक्स एम्प्लॉयर देगा। रिमेनिंग इनकम पे वो हमसे टैक्स कलेक्ट करेगा टीडीएस के रूप में। 13,80,427, 13,80,427 इतना टीडीएस वो आपका काटेगा। इतना टीडीएस वो आपका पूरे साल भर में काटेगा। अगर मंथली टीडीएस पूछो तो मंथली टीडीएस कितना हो गया? मंथली टीडीएस हो गया 1,15,036। हर महीने वो आपका 1,15,036 रुपए काटेगा और पूरे साल भर में 13,80,427, यानी कि आपका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो ए निकल कर आएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बढ़िया था, 8th वाला क्वेश्चन आपका बढ़िया था। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जल्दी से बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि सर धनुष एक इंडियन सिटीजन है जिसकी एज 35 ईयर्स की है। इंडियन सिटीजन है जिसकी एज 35 ईयर्स की है। एबीसी लिमिटेड मुंबई में काम करता है। ही गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम XYZ यूएसए से ऑन 1 जून 2020, और ये पहली बार इंडिया छोड़कर गया 31 जुलाई 2020 एंड ज्वाइन कर लिया इसने 8 अगस्त 2020 को XYZ को। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इंडियन सिटीजन शिफ्टिंग अब्रॉड फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन शिफ्टिंग अब्रॉड फॉर द परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल कैटेगरी। इस स्पेशल कैटेगरी वाले बंदे के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली कंडीशन अवेलेबल है? 182 डेज वाली। और अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनके पास बेसिक कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन अवेलेबल है 182 डेज वाली। अगर ये 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में होंगे तो ये रेसिडेंट बन जाएंगे, अदरवाइज ये चेक किया जाएगा क्या ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल्स टू 120 डेज है? क्या ये लास्ट 4 ईयर्स में मोर देन और इक्वल्स टू 365 डेज है? क्या इनकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, या फिर फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम जिसका सेटअप इंडिया में है, क्या वो 15 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है? अगर ये 3 कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे? NOR डिक्लेयर कर देंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर हम उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे? नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है जी,
अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22 में धनुष भैया इंडिया आए हैं 25/5/21 से लेकर 22/9/21 तक। जल्दी से 25/5/21 से 22/9/21 तक कितने दिन होते हैं फाइंड करके बताइए सर। मई में हो गए 7 दिन, जून में हो गए 30 दिन, जुलाई में हो गए 31 डेज, अगस्त में हो गए 31 डेज और सितंबर में हो गए 22 दिन। टोटल बनाओ कितना बनता है सर? 7 + 30 + 31 + 31 + 22 सर, टोटल निकल रहा है 121 डेज। यानी कि 182 डेज इंडिया में नहीं है, लेकिन 120 डेज से ज्यादा इंडिया में है। अच्छा सर, ये इंडिया छोड़ के पहली बार 31 जुलाई 2020 को गया था। इसका मतलब पिछले 4 सालों में वो इंडिया में 365 डेज अवेलेबल था। मतलब दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई? पूरी हो गई। अब क्वेश्चन चेक करते हैं और देखते हैं क्या इसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, अब इसने आपको ही हैज रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 में इसे फॉलोइंग इनकम मिली। सैलरी फ्रॉम XYZ यूएसए रिसीव्ड इन यूएसए, ये कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये आपकी कौन सी इनकम है? इंडियन इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन पंजाब, ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है। रेंट रिसीव्ड, फोकस करिएगा, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। क्या समझाया था आपको कि अगर रेंट रिसीव्ड दिया होता है तो मतलब कि ये जीएवी है। इसमें से आपको म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर आपको इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम करना है। यानी कि आपकी इनकम 4 लाख नहीं होगी, आपकी इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद 2,80,000 रुपए की होगी। राइट, यानी कि यहां पर आपके पास ये आपकी इंडियन इनकम के तौर पर निकल कर आ जाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन इन यूएसए, प्रोफेशन यूएसए में है लेकिन ये सेटअप इंडिया में हुआ है और रिसीव हुआ है देयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वैसे तो ये 6 लाख रुपए फॉरेन इनकम है, वैसे तो ये 6 लाख रुपए फॉरेन इनकम है, लेकिन इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए इस 15 लाख रुपए वाली लिमिट में वो वाली बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में हो, वो वाली प्रोफेशनल इनकम जिसका सेटअप इंडिया में हो, इसे हम क्या करके चलते हैं? इसे हम इंक्लूड करके चलते हैं इंडियन इनकम में। इसे हम इंक्लूड करके चलते हैं इंडियन इनकम में, तो ये 6 लाख रुपए को इंक्लूड किया जाएगा। तो जरा चेक करो, 550, 280 और 6 लाख मिला के कितना होता है? 550, 280 और 6 लाख मिलाकर कितना होता है? 14,30,000 होता है। यानी कि सर इसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए एक्सीड नहीं कर रही, इसकी इंडियन इनकम 15 लाख एक्सीड नहीं कर रही। मुझे तीनों कंडीशंस पूरी करवानी थी। मतलब ये इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा हो, पिछले 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा हो, और इसकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम हुज कंट्रोल और सेटअप इज इन इंडिया वो 15 लाख रुपए से ज्यादा हो। ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, और अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो पाई तो हम इसे क्या डिक्लेयर करेंगे? हम इस व्यक्ति को क्या डिक्लेयर करेंगे कि सर जी ये व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। इंडियन इनकम में आपके पास दो ही इनकम है, 5,50,000 और 2,80,000। दोनों मिलाकर कितना होता है? 550 और 280 दोनों मिलाकर कितना होता है? 8,30,000 रुपए। यानी कि आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट होगा, आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट होगा, और आपकी जो टोटल इनकम निकलेगी वो 8,30,000 रुपए की निकलेगी। चेक करना चाहते हैं तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, 14,30,000 टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेस। टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 14,30। अब क्योंकि ये 15 लाख रुपए एक्सीड नहीं कर रही तो आपको क्या बोला गया?
आपको क्या बोला गया, आपको नॉन रेसिडेंट बोला गया, और नॉन रेसिडेंट के हाथ में केवल इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, और आपकी इंडियन इनकम कितने रुपए की निकल कर आ रही है, 8,30,000 रुपए की। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि 8,30,000 रुपए ही आपके हाथ में क्या होगा राजा बेटा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये अगला बहुत हल्का क्वेश्चन है। मिस्टर रॉय है, इनके पास दो घर है, सॉरी, मिस्टर रॉय है, इनके पास एक घर है कोलकाता में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 इन्होंने 3/4 पोर्शन जो है घर का वो सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है, और 1/4 पोर्शन जो है वो इन्होंने लेट आउट किया हुआ है रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए एट अ रेंट ऑफ 12,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो 1/4 वाला पोर्शन 12,000 रुपए महीने पे लेट आउट है। टेनेंट ने वेकेट करा है प्रॉपर्टी 28 फरवरी 22 को। प्रॉपर्टी वेकेंट रही है मार्च में, मार्च महीने में वेकेंट थी, घर पे ताला लगा हुआ था। रेंट फॉर द मंथ ऑफ जैन एंड फेब आप रियलाइज ही नहीं कर पाए। ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 4 आर सेटिस्फाइड। अनरियलाइज रेंट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अनरियलाइज रेंट जो है वो अब आपके एक्चुअल रेंट का पार्ट नहीं बनेगा। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 450, फेयर रेंट इज 470। तो आपका 450 और 470 विच एवर इज हायर 470, एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 5 लाख। 470 और 5 लाख विच एवर इज लोअर, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना बन गया, 470। 470 पूरे घर का एक्सपेक्टेड रेंट है, तो लेट आउट का एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा, लेट आउट का एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 470 का 1/4। 470 का 1/4 कितना होता है, 1,17,500 रुपए। ठीक है, एक्चुअल रेंट आपके पास कितना आ रहा है, एक्चुअल रेंट आपके पास कितना आ रहा है, आपके पास 12,000 रुपए आ रहा है 9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए क्यों, क्योंकि जनवरी और फरवरी का आपका रेंट अनरियलाइज्ड है, और मार्च में प्रॉपर्टी वेकेंट है, यानी कि 3 महीने का किराया मिला ही नहीं। तो 12,000 इंटू 9, 1,08,000। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम है, तो उस केस में आपका एक्चुअल रेंट ही जीएवी बन जाएगा। अब बेटा अगर मार्च के महीने में वैकेंसी ना होती, अगर मार्च के महीने में वैकेंसी ना होती तो आपको मार्च का 12,000 रुपए रेंट और मिलता, यानी आपके पास 1,20,000 रुपए होता, यानी कि आपका एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। लेकिन आपका एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि आपके पास 1 महीने की वैकेंसी थी। तो ऐसे केस में आपका जीएवी क्या बन जाएगा, आपका जीएवी एक्चुअल रेंट बन जाएगा। एक्चुअल रेंट यानी 1,08,000 रुपए, एक्चुअल रेंट यानी कि 1,08,000 रुपए। तो आपके पास जीएवी निकल कर आ गई है 1,08,000 रुपए की। आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि सर आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू है 450, 450 का 10% होता है 45,000। आपने 45,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हैं, लेकिन 45,000 तो पूरे घर के हैं, लेट आउट पोर्शन तो 1/4 ही है। तो 45,000 डिवाइड बाय 4 आपको 11,250 अलाउ होगा, यानी कि आपके पास एनएवी के नाम पर 96,750 निकल कर आ जाएगा, और इसी एनएवी का आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा, 29,025। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया था 2012 में घर खरीदने के लिए, और आपने ड्यूरिंग द 21-22 इंटरेस्ट पे करा है 1,51,000 का। तो आपने इंटरेस्ट दिया है 1,51,000 का, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 151 का 1/4 अलाउ कर दिया जाएगा, 37,750। यानी कि आपके पास 96,750 माइनस 29,025 माइनस 37,750, 29,975 रुपए की इनकम निकल कर आ जाएगी। लेट आउट पोर्शन से 29,975 की इनकम निकल कर आ जाएगी। ठीक है सर, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपके पास 3/4 है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो बड़ा आसान है सर, एनएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड की निल होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल नहीं पाएगी,
और इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड आप ले सकते हैं 1,51,000 रुपए का 3/4, 1,51,000 का 3/4 ये होता है 1,13,250, 1,13,250। क्या मुझे ये पूरा 1,13,250 मिल जाएगा? इस पे 30,000 वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसमें 30,000 वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी? सर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया था। क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है, और अगर घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। यानी कि यहां पर आपके पास 1,13,250 का लॉस निकल आएगा। आपके पास अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितनी इनकम निकलेगी? आपके पास 1,13,250 का लॉस है और आपके पास 29,975 की इनकम थी, 29,975 की आपके पास इनकम थी। यानी कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में 83,275 का लॉस निकल कर आएगा। चेक कर लें क्या? 83,275 का आपके पास लॉस निकल कर आएगा। सर जी चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। 83,275 का आपके पास लॉस आएगा। एवरीवन, एवरीवन, बढ़े आगे। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। इसमें कैपिटल गेन की अमेंडमेंट का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मिस्टर रमेश एक प्रॉपर्टी डीलर है। इन्होंने डेवलप किया इंडिपेंडेंट फ्लोर ऑफ 4 रेसिडेंशियल यूनिट। इन्होंने 4 रेसिडेंशियल यूनिट्स डेवलप करी, मतलब कि कंस्ट्रक्ट करी होंगी। इन्होंने एक रेसिडेंशियल यूनिट विकास को बेच दी है, जो कि स्पेयर पार्ट्स में डीलर है, 55 लाख रुपीज में 1 जून 2021 को। द एग्रीमेंट फॉर दिस एंटर्ड इनटू ऑन 1/4/2021। एग्रीमेंट 1/4/2021 को हो गया था और रमेश ने डाउन पेमेंट मतलब एडवांस रिसीव कर लिया था 5 लाख रुपए का अकाउंट पे ही चेक से, विकास से, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एज पर सेक्शन 50C जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 1 जून की नहीं देखी जाएगी, वो 1 अप्रैल की देखी जाएगी। क्योंकि एग्रीमेंट के वक्त अगर आपको एडवांस मिल जाता है स्पेसिफाइड मोड से, तो एसडीवी फिर एग्रीमेंट के डेट वाली कंसीडर करी जाती है 50C के अंदर। रमेश ने बाकी 3 रेसिडेंशियल यूनिट बेची, राज को, अशोक को, आशीष को 60 लाख रुपीस की 1 दिसंबर 21 को। ऑल द यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट। सारी की सारी यूनिट, मतलब जो विकास को बेची थी, राज को बेची, अशोक को बेची, आशीष को बेची, ये सब फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट के तौर पे बेची है। और ये हमने बेची है 1/12/21 को। 1/12/21 की एसडीवी 70 लाख की है, जून 21 की एसडीवी 68 लाख की है, अप्रैल 21 की एसडीवी 65 लाख की है। डिस्कस करना है टैक्स कंसिक्वेंसेस ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इन द हैंड्स ऑफ ईच ऑफ देम, यानी कि रमेश जो कि सेलर है, विकास, राज, अशोक और आशीष, इन सब के हाथों में हमको बात करनी है। तो रमेश सर प्रॉपर्टी का डीलर है, तो इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? पीजीबीपी के अंदर हम एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 43CA। इसके ऊपर 43CA लगेगा। 43CA में लिखा हुआ है कि अगर आपका एसडीवी एक्सीड करता है 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन को, तो उस केस में हम आपका जो रेवेन्यू मानेंगे, वो एसडीवी को मानेंगे। मतलब जो सेक्शन 50C की बातें हैं, वो कट कॉपी पेस्ट करके 43CA में लिखी हुई है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हेल्ड है एज अ स्टॉक इन ट्रेड और आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हो एसडीवी से नीचे, अगर डिफरेंस 10% से ज्यादा होगा तो उस केस में एसडीवी को आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। इस 10% की लिमिट को बढ़ाया गया था 20% पे। इस 10% की लिमिट को बढ़ाया गया था 20% पे प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, अगर इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, अप टू 30th जून
21 तक। अगर इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है अप टू 30 जून 21 तक, कंसीडरेशन जो है वो अप टू 2 CR होना चाहिए, और जो ट्रांसफर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस आप पूरी करते हो तो हम 10% वाली लिमिट को बढ़ाकर 20% कर देंगे। ट्रांसफर 30 जून 21 तक होना चाहिए, कंसीडरेशन 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और ट्रांसफर बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए, और जो सेलर होना चाहिए उसके लिए ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसके लिए ये प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होनी चाहिए, तभी 43 CA लगता है। राइट, समझ में आ रही है बात? तो अब जरा ध्यान से देखिए, हमने विवेक को, विवेक है कि विकास है, विकास है सर, हमने विकास को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है 1 जून 21 को, मतलब 30 जून 21 तक कर दी है। हमने जो कंसीडरेशन लिया है वो 55 लाख रुपीस का है, 2 करोड़ के अंदर है, और फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट के तौर पे दिया जा रहा है। यानी कि विकास के केस में हमारा जो पैरामीटर होगा वो 10% नहीं होगा, विकास के केस में हमारा पैरामीटर 20% होगा। ठीक है, तो जरा सेल्स कंसीडरेशन 55 लाख का 120% निकालो, कितना होता है? 55 लाख का अगर 120% निकालो तो कितना होता है? ये 120% होता है 66 लाख। और आपकी एसडीवी कितने की थी? आपकी एसडीवी कितने की थी? 65 लाख की। क्या आपकी एसडीवी 120% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन को एक्सीड कर रही है? क्या आपकी एसडीवी 120% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन को एक्सीड कर रही है? नहीं। तो सर, क्योंकि आपकी एसडीवी एक्सीड नहीं कर रही, क्योंकि आपकी एसडीवी एक्सीड नहीं कर रही 120% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन को, तो रमेश जो कि सेलर है, उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा? 55 लाख लिया जाएगा। और विकास के हाथ में कोई भी गिफ्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि सिमिलर प्रोविजन गिफ्ट में भी रखे गए हैं कि अगर आपको बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है जिसकी ट्रांसफर की डेट अप टू 30 जून 21 है, जिसका कंसिडरेशन 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, वहां पे हम 10% की जगह 20% का लिमिट चेक करके चलेंगे। तो क्योंकि हमारी एसडीवी 120% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन को एक्सीड नहीं कर रही, तो रमेश के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 55 लाख होगी, और विकास के हाथ में कोई भी गिफ्ट निकल कर नहीं आएगा। लेकिन हमने राज को, अशोक को और आशीष को प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर करी है? 1/12/21 को, यानी कि 30 जून 21 के बाद करी है। अब अगर हमने 30 जून 21 के बाद करी है तो इनके ऊपर 20% वाली लिमिट नहीं लगेगी, इनके ऊपर 10% वाली लिमिट लगेगी। हमने 60 लाख में फ्लैट बेचा है, 60 लाख का 110% अगर आप करते हो तो होता है 66 लाख। जबकि एसडीवी कितनी चल रही है? एसडीवी चल रही है 70 लाख रुपए। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? राज, अशोक और आशीष के केस में क्या होगा? राज, अशोक और आशीष के केस में होगा कि सर रमेश के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख बनेगी। क्यों? क्योंकि आपकी एसडीवी एक्सीड कर रही है 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन को, और राज, अशोक और आशीष के हाथ में अदर सोर्सेस में गिफ्ट भी निकलेगा। गिफ्ट कितने का निकलेगा? गिफ्ट निकलेगा जितना कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। हमने 70 लाख रुपए वाली चीज 60 लाख में दे दी है, हमने 70 लाख रुपए वाली चीज 60 लाख में दे दी है, यानी कि हमने 10 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया है। तो राज, अशोक और आशीष के हाथ में 10 लाख रुपए गिफ्ट के टैक्सेबल हो जाएंगे, और रमेश के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख बनेगा। आइए इसको चेक कर लेते हैं यहां से। तो सबसे पहले रमेश की बात करो। इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट सोल्ड टू विकास को जो बेची गई है, विकास के केस में आपको 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट मिल चुका था, तो आपको एसडीवी डेट ऑफ एग्रीमेंट की चेक करके चलनी है। तो एसडीवी आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट की चेक करके चलनी है। अब इस केस में आपका 55 लाख रुपए का कंसिडरेशन था, और ये 120% को एक्सीड नहीं कर रहा,
क्योंकि 55 लाख का अगर 120% निकालते हो तो वो 66 लाख होता है, जबकि एसडीवी केवल 65 लाख रुपीस की है। कोई गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ये 120% क्यों लग रहा है, ये डेट दी हुई है 12/11/20 से 30 जून 21। तुम्हें ये वाली डेट याद नहीं रखनी है, तुम इस डेट को मत याद रखो, क्योंकि 12/11/20 कौन से साल में आता है, 20-21 में। तो तुमसे क्वेश्चन 20-21 वाला नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट, तुमसे क्वेश्चन उसने 21-22 का पूछना है। तो तुम्हें ये वाली डेट याद रहनी चाहिए कि 30 जून 21 तक ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर ये वाली डेट याद है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो सर 30 जून 21 तक ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर 30 जून 21 तक ट्रांसफर हो रहा है, कंसिडरेशन 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, आपका फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है, तो फिर उस केस में 120% वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है। अब राज के केस में, अशोक के केस में, आशीष के केस में हम 110% लेकर चलेंगे, क्योंकि 30 जून 21 के बाद ट्रांसफर हो रहा है। 70 लाख रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा रमेश के लिए। 3 प्रॉपर्टीज हैं तो 210 लाख निकला। विकास के हाथ में कोई भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन राज, अशोक और आशीष के हाथ में 10-10 लाख रुपए का गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल होगा। राज, अशोक और आशीष के हाथ में 10-10 लाख रुपए का गिफ्ट राजा बेटा टैक्सेबल होगा। बोलो जी, प्रोविजन क्लियर हो गए भाई पूरा? बोलो जी, प्रोविजन पूरे क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कबीर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इनकी एज 45 ईयर्स की है, फर्निश कर रहे हैं फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम अदर डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, टी बिजनेस से 5 लाख रुपए की इनकम है। सोच के बताओ क्या पूरे 5 लाख रुपए मेरे पीजीबीपी में चले जाएंगे? सोच के बताओ क्या पूरे 5 लाख रुपए मेरे पीजीबीपी में चले जाएंगे? नहीं सर, 60% इसमें एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और 40% इसमें बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो 60% एग्रीकल्चर इनकम है, 60% एग्रीकल्चर इनकम है, 40% इसके अंदर आपके पास क्या निकलेगी, 40% इसमें आपके पास नॉन एग्रीकल्चर निकलेगी। तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही टैक्सेबल होगी। लॉस फ्रॉम शुगर बिजनेस, शुगर का बिजनेस आपका नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है, ये 4 लाख रुपए आपका पीजीबीपी में चला जाएगा। तो यहां पे 5 लाख का 40%, 2 लाख रुपए और अगला 4 लाख रुपए, ये दोनों आपके पीजीबीपी में चले जाएंगे। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, सर अगर कंपनी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रही है, नॉन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रही है, कुछ भी कर रही हो, अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो वो डिविडेंड हमेशा हमारे हाथ में टैक्सेबल होता है। तो ये 1 लाख रुपए आपके लिए अदर सोर्सेस में चले जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। सैलरी रिसीव हो रही है पार्टनर को फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म और इतना ही खर्चा फर्म को अलाउ किया गया है, यानी कि ये 4,50,000 रुपए आपके लिए पीजीबीपी का इनकम, 450 ये आपके लिए पीजीबीपी का इनकम। एनएवी ऑफ द हाउस दिया हुआ है 420, एनएवी दिया हुआ है। इस 420 में से आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगे और 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद 2,94,000 ये आपके हाउस प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का लॉस कभी भी अलाउड नहीं होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड, लैंड बेच के 75,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये कैपिटल गेन वाले हेड में चला जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर लिस्टेड इन बीएससी, शेयर्स आपने 15 महीने के लिए होल्ड करे और आपने इस पे एसटीटी पे किया था खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी, तो सर लिस्टेड शेयर्स 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 112A वाला। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे करा है 80,000 का, इसका आपको 80C में रिडक्शन मिल जाएगा। बैंक का इंटरेस्ट आया है एफडी पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट आया है, ये दोनों इनकम आपकी अदर सोर्सेस में चली जाएंगी। आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है शुगर में, ये पीजीबीपी में एडजस्ट करवा देंगे।
ये आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, इसे कैपिटल गेन में एडजस्ट करवा देंगे। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इसको एचपी में एडजस्ट करवा देंगे। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है, ये ओनिंग और मेंटेनिंग रेस हॉर्स की इनकम से ही एडजस्ट होता है, और ऐसी कोई इनकम आपके पास है नहीं, तो इसे राजा बेटा कैरी फॉरवर्ड करवा दिया जाएगा। इसे राजा बेटा कैरी फॉरवर्ड करवा दिया जाएगा एवरीवन। ठीक है जी, ठीक है। कंप्यूट करनी है आपको टोटल इनकम ऑफ कबीर फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड द अमाउंट ऑफ लॉस इफ एनी दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इफ इट डज नॉट ऑफ फॉर सेक्शन 115 BAC। इसकी एज क्वेश्चन में बताई गई थी 45 ईयर्स की। ठीक है, 45 ईयर्स की बताई गई थी, यानी कि इसे 80 TTA मिलेगा, 80 TTB नहीं मिलेगा। इसके पास एफडी का भी इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का भी इंटरेस्ट है, तो इसे केवल 80 TTA मिलेगा, 80 TTB नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मैं आपको अपने सॉल्यूशन से दिखा देता हूं। आपके पास आने से पहले मैंने थोड़ी सी मेहनत करके इसको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आपको एचपी में 420 की एनएवी दी हुई है। एनएवी में से 30% का डिडक्शन आप क्लेम कर लोगे, 294 आ जाएगा। ये 294 आपकी करंट ईयर की इनकम है, ये 294 आपकी करंट ईयर की इनकम है, और इसमें से आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कर लोगे। आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पता है कितना है? आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 3 लाख रुपए का, लेकिन क्योंकि आपके पास इनकम ही 294 की है, तो आप 3 लाख रुपए एडजस्ट कर नहीं पाओगे, आप 294 ही एडजस्ट कर पाओगे। आपकी एचपी के अंदर इनकम निल हो जाएगी, और बचा हुआ 6,000 रुपए का लॉस आप क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, पीजीबीपी में आपके टी के बिजनेस का 40% आ जाएगा, 2 लाख रुपए। आपको जो फर्म से सैलरी मिली है, ये आपके लिए बिजनेस इनकम होती है, 450। आपके पास करंट ईयर में शुगर का 4 लाख रुपए का लॉस था, वो आपने माइनस कर दिया। 2 लाख रुपए की टी की इनकम, 450 रुपए फर्म से सैलरी, 4 लाख रुपए का लॉस आपने माइनस कर दिया। आपके पास 250 बचा। आपके पास शुगर का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा था, शुगर का 1 लाख रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा था, आपने इस लॉस को भी यहां पर एडजस्ट कर लिया। आपके पास पीजीबीपी में इनकम 1,50,000 की आ गई। कैपिटल गेन में आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 75,000 रुपए गिवन है क्वेश्चन में, 75,000 रुपए गिवन है आपको क्वेश्चन में, और आपके पास 45,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को मैंने एडजस्ट करवा लिया, 75 में से 45, 30 बचा। जो मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 3 लाख रुपए का 112A वाला, वो केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है, और गेन है नहीं, तो ये वाले 3 लाख भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अदर सोर्सेस में डिविडेंड इनकम आ जाएगी, एफडी का इंटरेस्ट आ जाएगा, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आ जाएगा। जो गैम्बलिंग का लॉस था वो आपको अलाउड नहीं होगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, वो केवल और केवल ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की इनकम से एडजस्ट होगा, वो भी आपके पास नहीं है। सब करने पे जीटीआई आ गई है 348 की। इस 348 में से 80,000 रुपीज की ये 80C में रिडक्शन मिल जाएगी, और सेविंग अकाउंट में 13,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है, 10,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपको 80,000 रुपीज 80C में मिल गया, 10,000 रुपए 80 TTA में मिल गया, 348 में से 90 चला गया, 258 की आपके पास टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दुख तकलीफ चिंता वाली बात नहीं थी। एवरीवन ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी अवेलेबल है, ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी अवेलेबल है, उसी से मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसी से मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन है। मिस्टर कमल, इनके पास बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर आइटम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, गिव्स द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। इन्होंने ट्रेडिंग पीएल दिया हुआ है
ओपनिंग स्टॉक परचेजेस वैलिड खर्चे होते हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक वैलिड आइटम है, फ्रेट एंड कार्टेज वैलिड आइटम है, बोनस टू स्टाफ कोई दिक्कत नहीं है, 43B की कंप्लायंस हो जाएगी तो अलाउ हो जाएगा, प्रीमाइसेस का रेंट 30 में अलाउ होता है, एडवर्टीजमेंट 37 में अलाउ होता है, बैड डेट्स 36 में अलाउ होता है, इंटरेस्ट एंड लोन 36 में अलाउ होता है, डेप्रिसिएशन 32 में अलाउ होता है, जीएसटी की डिमांड आपने पे करी है, वैलिड खर्चा है, अलाउ हो जाएगा, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस को चेक कर लेंगे, इनकम टैक्स रिफंड ये कोई इनकम नहीं होती है, ये 30,000 रुपये आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। वेयर हाउस का चार्ज 2250, पता नहीं वेयर हाउस क्या है, अभी देख लेंगे। फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 21-22। इनकम टैक्स के रिफंड में 4,570 रुपये इंटरेस्ट है, तो सर ये जो 4,570 रुपये का इंटरेस्ट है ये आपके लिए अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगी। बोनस टू स्टाफ इंक्लूड 7,500 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 20-21। हम 21-22 का काम कर रहे हैं, बोनस के अंदर 7,500 रुपीज पिछले साल का है क्योंकि हमने ये दिसंबर 21 में पे किया है। अब अगर आपको 43B ध्यान हो तो 20-21 में आपको बोनस का खर्चा 7,500 का डिसअलाउ कर दिया गया होगा। सेक्शन 43B ने 20-21 में 7,500 रुपए का खर्चा डिसअलाउ कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि इस 7,500 की पेमेंट आफ्टर रिटर्न फाइलिंग डेट हो रही है। रिटर्न फाइलिंग डेट तक आपने खर्चा पे नहीं किया था, इसलिए ये डिसअलाउ हो गया था। और 43B ने कहा था कि जब ये पे कर देना हम उस ईयर में अलाउ कर देंगे। तो सर हमने इसे 21-22 में पे किया है, तो 21-22 में ये अलाउ होना चाहिए और हमने इसे हमारे पीएल में डेबिट कर रखा है। मतलब खर्चा वैलिड है, हमें अलाउ होना चाहिए और पीएल में डेबिट है, यानी कि हमें इसका कुछ भी नहीं करना है। हमें इस वाले खर्चे का कुछ नहीं करना है, ये वाली इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके चलना है। एडवर्टीजमेंट के खर्चे में 2,500 रुपए का एडवर्टीजमेंट है जो आपने पॉलिटिकल पार्टी के सोवनियर में करवाया है और इसकी पेमेंट आपने अकाउंट पे चेक से करी है। सर ये 2,500 रुपए का खर्चा आपको डिसअलाउ हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्फलेट में अगर आप एडवर्टीजमेंट करवाते हो तो वो आपको कभी भी अलाउ नहीं होता। मिससेलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर 15,000 रुपए आपने पे करे हैं। मिससेलेनियस एक्सपेंसेस में आपने 15,000 रुपए पे करे हैं टुवर्ड्स द पेनल्टी for the non-fulfillment of delivery conditions of a contract on the sale of the reasons beyond the control। तो हमने आपको बताया था पेनल्टी दो तरीके की होती है, एक पेनल्टी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ की होती है, एक अदर देन बिजनेस एग्रीमेंट्स वाली होती है। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ अगर नहीं हुआ है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है कोई, उसका पूरा ना होने पे पेनल्टी इंपोज होना, वो खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाता है। तो मिससेलेनियस एक्सपेंसेस में जो ये 15,000 रुपए हैं ये आपको अलाउ कर दिए जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 1,00,000 रुपए आपने पॉलिटिकल पार्टी को चेक से दिए हैं, अगेन ये खर्चा आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन इस खर्चे की आप क्या क्लेम कर पाएंगे? इस खर्चे की आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। जल्दी से आप मुझे सेक्शन बता दीजिए, सेक्शन कौन सा है? GGB में कंपनी को मिलती है और GGC में इंडिविजुअल को मिलती है, अदर देन कंपनी बेसिकली। तो अपन 80 GGC में इसका डिडक्शन क्लेम करके चलेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिमांड इंक्लूड 5,300 एज द पेनल्टी फॉर द डिलेड फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। आपने जीएसटी की 5,300 रुपीज की पेनल्टी दी है क्योंकि आपने रिटर्न लेट फाइल करी है। तो जीएसटी लॉ की कंप्लायंस नहीं हुई, आपको ये 5,300 रुपीज क्या कर दिए जाएंगे? आपको ये 5,300 रुपीज क्या कर दिए जाएंगे? डिसअलाउ। 12,750 रुपए आपने इंटरेस्ट दिया है फॉर द डिले इन डिपॉजिट ऑफ टैक्स। ये 12,750 रुपए का जो इंटरेस्ट है ये कंपनसेटरी इन नेचर है, ये कंपनसेटरी इन नेचर है, ये अलाउ किया जाता है। और क्योंकि ये ऑलरेडी पीएल में डेबिट है, ये ऑलरेडी पीएल में डेबिट है, तो इसे आपको अलग से माइनस नहीं करना है। कमल लिमिटेड ने परचेज किया था वेयर हाउस बिल्डिंग 20 लाख रुपए का रूरल एरिया में फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आप वेयर हाउस चलाते हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है और आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जो भी खर्चा किया होता है, चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल, उसका आपको 100% डिडक्शन मिलता है। दिस वॉज मेड अवेलेबल फॉर द यूज फ्रॉम 15 जुलाई 21 और इनकम फ्रॉम दिस एक्टिविटी इज क्रेडिटेड टू द पीएल अंडर द हेड वेयर हाउसिंग चार्ज। तो ये जो 22,50,000 रुपए आपको वेयर हाउसिंग चार्ज का दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए 35AD की इनकम है।
और 35 एडी का बिजनेस अलग से दिखाया जाता है, उसको इस बिजनेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से 65,000 का आता है और हमने पीएल में डेबिट कर रखा है 1,07,250। तो 1,07,250 माइनस 67,000, 65,000। यानी कि आपका 42,250 डिसअलाउ हो जाएगा। 42,250 आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आगे क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 80,000 पेड टू मिस्टर एक्स, अ रेसिडेंट ऑन विच टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड। आपने रेसिडेंट को पेमेंट करी है 80,000 रुपए की इंटरेस्ट की और इस पे टीडीएस नहीं दिया है, इसका 30% आपको डिस अलाउ कर दिया जाएगा सेक्शन 40 स्मॉल ए 1A के अंदर। 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A के अंदर आपको 30% डिसअलाउ कर दिया जाएगा। हमें टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है कमल भाई साहब की इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। मोस्ट बेनिफिशियल मैनर मतलब कि आपको ओल्ड रिजाइम के हिसाब से भी काम करना है और आपको न्यू रिजाइम के हिसाब से भी काम करके चलना है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर सेक्शन 35 एडी आ जाए वहां पर आपको AMT भी चेक करके चलना पड़ेगा। 35 AD आ जाए वहां पर आपको AMT भी क्या करना पड़ेगा? AMT भी चेक करके चलना पड़ेगा। तो ओल्ड रिजाइम में हम AMT भी लगाएंगे, ओल्ड रिजाइम में हम AMT भी लगाएंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसकी टोटल इनकम कंप्यूट कर लेते हैं। हम इसकी टोटल इनकम कंप्यूट कर लेते हैं, फिर हम टैक्स के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? हमारे पास 50,85,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। 50,85,000 रुपए का हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले आप इनकम टैक्स रिफंड को दफा करो। इनकम टैक्स रिफंड 30,000 रुपए का था और आपके पास वेयर हाउसिंग के कुछ चार्जेस हैं, इनको भी रफा दफा करो क्योंकि इसको हम अलग से दिखाएंगे 22,50,000 को। इस 22,50 को हम अलग से दिखाएंगे। ठीक है सर। क्रेडिट साइड पे तो और कुछ दिक्कत नहीं थी। बोनस का खर्चा ओके है, रेंट का खर्चा ओके है। एडवर्टीजमेंट में 2,500 रुपए पॉलिटिकल पार्टी के थे। एडवर्टीजमेंट में 2,500 रुपए पॉलिटिकल पार्टी के थे, तो 2,500 रुपए रिवर्स कर दो। बैड डेट का खर्चा वैलिड है। इंटरेस्ट ऑन लोन में 80,000 रुपए हमने रेसिडेंट को दिया था जिसमें हमने टीडीएस नहीं काटा था। तो सर रेसिडेंट को पे करा और टीडीएस नहीं काटा, 30% खर्चा डिस अलाउ कर दिया जाता है 24,000 रुपए। इसके बाद डेप्रिसिएशन में हमने 42,250 एक्सेस क्लेम किया हुआ है। एक्सेस क्लेम किया हुआ है डेप्रिसिएशन का 42,250। आप क्या कर सकते हो? आप बुक वाला ऐड कर सकते हो और इनकम टैक्स वाला माइनस कर सकते हो, या फिर आप नेट फिगर से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो जैसे हमने करी है। जीएसटी के अंदर 5,300 रुपीज ये डिसअलाउ होंगे, पेनल्टी जो हमने पे करी। जीएसटी की जो पेनल्टी हमने पे करी है 5,300 रुपीज की, ये हमको डिसअलाउ होगी। और कुछ बचा? इनकम टैक्स रिफंड का काम हो गया, एडवर्टीजमेंट का काम हो गया। ठीक है, हमने 1,00,000 रुपए डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, वो डिसअलाउ। डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को 1,00,000 रुपए का, वो हमें डिसअलाउ होगा। इसके अलावा और क्या रह गया? ये हो गया, वेयर हाउस वाला पॉइंट रह गया, इसका पॉइंट। तो ये आपके पास नॉर्मल बिजनेस की इनकम निकल आएगी, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम निकल आएगी। जल्दी से चेक करो कितनी आती है नॉन स्पेसिफाइड की। 50,85,000 माइनस 30,000 माइनस 22,50 प्लस 2,500 प्लस 24,000 प्लस 42,250 300 प्लस 1,00,000 29,79,50 29,79,50। ठीक है। अब अगर मैं स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करूं तो स्पेसिफाइड बिजनेस में हमने क्या सीखा था कि हमने जितना भी खर्चा किया है, वेयर हाउसिंग चार्ज 22,50, हमने जितना भी खर्चा किया है चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, 100% खर्चा मिल जाएगा। तो हमने वेयर हाउस की जो बिल्डिंग बनाई है
जो वेयर हाउस की बिल्डिंग बनाई है 20 लाख रुपए की, वो पूरे के पूरे हमको अलाउ हो जाएंगे, यानी कि हमारी इनकम 250 निकल कर आएगी। हमारी इनकम 250 की निकल कर आएगी। ये देखो, हमने 20 लाख रुपए की वेयर हाउसिंग की बिल्डिंग ली थी, ये पूरा का पूरा 20 लाख रुपए हमको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। सर जी आपके पास पीजीबीपी में इनकम कितनी आ जाएगी? आपके पास पीजीबीपी में इनकम 297950 प्लस 250, पीजीबीपी में 32,29,050, 32,29,050 की आपके पास इनकम निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 32,29,050 की आपके पास इनकम निकल कर आ जाएगी। ओके, अब क्या होगा सर, अब इसमें अदर सोर्सेस की इनकम को ऐड करो। अदर सोर्सेस में इनकम टैक्स का जो रिफंड आया है उसका, इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट आया है, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट आया है 4,570, 4,570 ये हम ऐड कर देंगे। 32,29,050 प्लस 4,570, 32,33,620, 32,33,620 ये हमारे पास क्या निकल आएगी? ये हमारे पास क्या निकल आएगी? जीटीआई। और जीटीआई में से हम लोग क्लेम करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। 80 जीजीसी में हमें कितने का डिडक्शन मिल जाएगा? 80 जीजीसी में हमें 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। इनकम हमारे पास कितनी निकल आएगी? 31,33,620, 31,33,620 चेक कर ले। 31,33,620 की हमारे पास इनकम। ठीक है जी, यहां तक सबको ओके? यहां तक सबको ओके? अब मेन चीज, टैक्स कैसे निकलेगा? तो पहले तो ओल्ड रिजाइम में टैक्स निकाल रहे हैं, पहले तो ओल्ड रिजाइम में टैक्स निकाल रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो आपके पास आया है 31,33,620, ये पूरी की पूरी नॉर्मल इनकम है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है। तो सर यहाँ पर आपके पास जो टैक्स निकलेगा 31,33,620 पे, पहले 2.5 लाख पे नील आ जाएगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 1 लाख रुपए आ जाएगा, और रिमेनिंग इनकम पे 30%। फिर इसमें हम 4% का सेस ऐड कर देंगे। सरचार्ज क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इनकम 50 लाख रुपए को एक्सीड नहीं कर रही। रिबेट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो आपके पास टैक्स निकल कर आ गया 782,690। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर क्वेश्चन में 35 एडी है तो आपको एएमटी के प्रोविजंस भी चेक करने पड़ेंगे। अब एएमटी के प्रोविजंस क्या कहते हैं कि आप क्या निकालो? एएमटी के प्रोविजंस आपसे क्या कहते हैं कि आप क्या निकालो? आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी? एडजस्टेड टोटल इनकम ऐसे निकलेगी कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें आप 35 एडी वाली जो डिडक्शन है वो ऐड कर दोगे, और उस 35 एडी वाली डिडक्शन पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर लो। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा था? हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 31,33,620, 31,33,620। हमने बिल्डिंग का खर्चा 35 एडी में क्लेम किया था 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और इस 20 लाख पे हम डेप्रीसिएशन क्लेम कर लेंगे। कमर्शियल बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन 10% का मिलता है, यानी कि 2 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। तो आपके पास एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 31,33,620 में आपके पास 18 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। 49,33,620, 49,33,620। अब 49,33,620 पे आप टैक्स निकालोगे। देखो 49,33,620 आ गया। 49,33,620 पे आप 18.5% का एएमटी लगाओगे, 4% का आप सेस लगाओगे, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 949,230। तो ओल्ड रिजाइम के हिसाब से आप या तो रेगुलर टैक्स दोगे या तो आप एएमटी दोगे, दोनों में जो भी हायर है। रेगुलर टैक्स आपका निकल रहा है 782,690, एएमटी निकल रहा है 949,230। तो आप क्या पे करोगे? 949,230
पे करोगे ओल्ड रिजाइम में। लेकिन क्या हमें ओल्ड रिजाइम से क्वेश्चन करना था? क्वेश्चन में लिखा था कि आपको दोनों में से कोई भी मेथड लगाना है जो असेसी के लिए बेनिफिशियल हो, मतलब ओल्ड रिजाइम या फिर न्यू रिजाइम। हमने ओल्ड रिजाइम के हिसाब से काम कर दिया, अब हमें न्यू रिजाइम के हिसाब से काम करना है। तो न्यू रिजाइम के हिसाब से क्या होगा? क्या न्यू रिजाइम के अंदर 35 एडी की डिडक्शन मिलती है? क्या न्यू रिजाइम में हमें 35 एडी की डिडक्शन मिलती है? नहीं, हमें न्यू रिजाइम में 35 एडी की डिडक्शन नहीं मिलती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? न्यू रिजाइम के हिसाब से इनकम निकालनी पड़ेगी। न्यू रिजाइम के हिसाब से इनकम कितनी आएगी? सर आपके पास जो भी जीटीआई आ रही है, या मैं ऐसे कह लूं, आपके पास ओल्ड रिजाइम के हिसाब से टोटल इनकम कितनी आ रही थी? ओल्ड रिजाइम के हिसाब से टोटल इनकम कितनी आ रही थी? 31,33,620। ओल्ड रिजाइम के हिसाब से आपके पास इनकम आ रही थी 31,33,620। क्या आपको न्यू रिजाइम में कोई डिडक्शन मिलती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, दो डिडक्शन मिलती है, एक 80JJAA वाली और एक 80CCD2 वाली। ना तो 80JJAA है, ना तो 80CCD2 है। तो सर जो भी डिडक्शन हमको मिली है वो रिवर्स हो जाएगी। तो हमें डिडक्शन कितने की मिली थी? हमें 1,00,000 रुपए की डिडक्शन मिली थी 80GGC में, वो रिवर्स हो जाएगी। फिर सर हमने 35 एडी की डिडक्शन ले रखी है, वो भी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन हमें उसकी जगह पे क्या कर दिया जाएगा? डेप्रीसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा। तो 20 लाख पे 10% का बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन हमको अलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? 31,33,620 में 19 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे, आपकी इनकम हो जाएगी 50,33,620। अब जरा ध्यान से देखिएगा, न्यू रिजाइम लगाना है आपको, न्यू रिजाइम लगाना है। तो न्यू रिजाइम में पहले 15 लाख पे टैक्स कितना जाता है? पहले 15 लाख पे टैक्स जाता है 187,500। बाकी के बचे हुए 35,33,620 पे आपको टैक्स किस रेट से देना पड़ेगा? 30% से। तो 35,33,620 का 30% होता है 10,60,086 प्लस 187,500, 12,47,586। न्यू रिजाइम के हिसाब से आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है, तो आपको इस पे 10% का क्या लगाना पड़ेगा? सरचार्ज। 10% का आपने सरचार्ज लगाया, सरचार्ज लगाने के बाद इनकम आएगी 13,72,344। जब भी सरचार्ज लगता है तो क्या मार्जिनल रिलीफ भी मिलती है? जब भी सरचार्ज लगता है तो क्या मार्जिनल रिलीफ मिलती है? अगर मैं 50 लाख रुपए कमाता तो 50 लाख पे मुझे कितना टैक्स देना पड़ता? सर पहले 15 लाख पे 1,87,500 और बचे हुए 35 लाख पे 30%, 35 लाख पे 30% यानी कि 10,50,000, विच मीन्स दैट कि मेरा टैक्स बनता 12,37,500। अब जरा ध्यान से देखो, मेरी इनकम कितनी इंक्रीज हुई? सर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है 33,620 से, और आपका टैक्स कितना इंक्रीज हो रहा है? सर 13,72,344 माइनस 12,37,500। मेरा टैक्स एक्सीड हो रहा है 134,844। तो मुझे रिलीफ कितने की मिलेगी? इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, यानी कि मुझे रिलीफ मिल जाएगी 1,01,224 रुपए की। 1,01,224 रुपए की मुझे रिलीफ मिल जाएगी। जो अमाउंट निकल कर आएगी उस अमाउंट पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया जाएगा, माइनस 13,72,344 प्लस 4%, 13,21,970, 13,21,960, 13,21,960, 970, 65 राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, 64.80 आ रहा था,
64.80 आ रहा था तो 65 कर लिया, 65 करके 13, 21, 960 कर दिया। भाई खेल समझा कि नहीं? तो न्यू रिजाइम के हिसाब से आपके पास टैक्स कितना बन रहा है? न्यू रिजाइम के हिसाब से आपके पास टैक्स कितना बन रहा है? 13, 21, 970। ओल्ड रिजाइम के हिसाब से टैक्स कितना बन रहा था? 949, 230। तो असेसी के लिए समझदारी क्या है? असेसी के लिए समझदारी क्या है कि वो ओल्ड रिजाइम को ऑप्ट करे। ठीक है राजा बेटा, ये क्वेश्चन जरूर से लगा लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद के जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल प्रोसीजरल हैं, उसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। इसमें टीसीएस और टीडीएस की इंप्लीकेशन पूछी जा रही है और क्वेश्चन नंबर 15 में रिटर्न की इंप्लीकेशन पूछी जा रही है कि रिटर्न फाइल करनी है कि नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रोसीजरल हैं, आप आराम से कर लेंगे। जितनी मेन बातें थी वो हमने कर ली हैं। तो इनकम टैक्स का आरटीपी हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया है लगभग 1 घंटा 40 मिनट के अंदर, और अच्छे से डिस्कशन करके, राइट। अब कल के दिन पे हम लोग जीएसटी को वाइंड अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग सेम रख लेंगे, क्या कहते हो? सेम टाइमिंग रख लेंगे और एक बारी गो थ्रू जरूर कर लेना यार, ठीक है, तभी फायदा मिलेगा। चलो, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।